Me no want anything. Me want only papa. My भाजुनी भाइस पापा। ऑफिस की काम पर थी ठोरी और हदात के चेहरे पे हाथ रखे वो इतनी मासूम गुड़िया लग रही थी कि उसकी हालत देखकर हदात का दिल भर आया। ज़रूर पापा आएंगे अगर अरू गुड गर्ल बनकर अपनी मम्मी का ख्याल रखेगी। मम्मी को इस बिग गर्ल की बहुत ज़रूरत है, मुझे भी तो है। देखो आप ही नाराज़ होकर मुझे छोड़ गई। वो सामने वक्त की पड़ी तस्वीर को देखते हुए बोला, नाना यू शो गिव आपे थीमी आपे विल कम नो सैड नाना अरू विल आल्सो बिकम सैड। हदाद उसकी वजह से दी हुई तजवीज़ पे हंस पड़ा। नहीं मेरी जान, नाना क्यों उदास होंगे? बोला, नाना के पास अरू है ना। खैर अब मैं ये जूस पीऊँ फिर कौन कुकीज़ खाएगा? अरहा चहक कर पीछे होते हुए बोली, वही नाना वही बहुत ही थी। दैट्स माई गर्ल। किस सोच में गुम है? वो सिकंदर का हाथ था। मैं उसके साथ उस जंगल के बीचों बीच ट्रैक पर चल रही थी जब वो सिकंदर को खामोश पाकर उसका हाथ दबाते हुए उससे पूछने लगी, तुम हो मेरे साथ तो मैं कुछ और भला सोच सकता हूँ? और रिमशा को सर तक पैर देखते हुए बोला, इसमें कोई शक नहीं है मुझे, मगर दाऊद आप थके हुए हैं तो वापस चलते हैं। मैं तो वैसे कह रही थी आपका ख्याल ही नहीं कर सकी। इस जंगल से मुझे कुछ याद आ रहा है। उसके बाद पर रिमशा मुस्कुराई। हाँ, जंगल में मुझे एक जंगली बीस्ट मिला। जंगल से तो उस दिन मोहब्बत हो गई थी। जंगल से क्यों, बीस्ट तो क्यों नहीं, जंगल से क्यों, बीस्ट से क्यों नहीं। उसके लहजे में पॉजेसिवनेस थी। बीस्ट से तो इश्क हुआ था मुझे, मगर बीस्ट थोड़ा अजीब था। बहरहाल मोहब्बत भी उसका हक है। सिकंदर हदीद से मोहब्बत और इश्क करना रे पर फ़र्ज़ है, मगर मैं तो दाऊद की दीवानी हूँ। अब सिकंदर रुक गया और इतनी ही तेज़ से घुमाकर उसे दरख्त के साथ लगाया। उस दाऊद में क्या है जो सिकंदर हदीद में नहीं है? सिकंदर हदीद तो सारे जहान की लड़कियों का हीरो है, बल्कि ईद ही सेंटर है, जबकि दाऊद सिर्फ मेरा है। बस यही फ़र्क है दोनों में। इतनी चलन, वो सब मेरे लिए मुख्तरम है। वो पूरे दांतों समेत मुस्कुराया कि रिमशा की हार्ट बीट मिस हुई। तो फिर मैं क्या हूँ? मेरे सारे जज्बात बांटते रहिएगा। मैं तो एक खिलौना हूँ जिससे खुश होते हैं आप। मेरे सारे जज्बात रिमशा सिकंदर के नाम शेर दाऊद सिकंदर की मजाल है कि वो ऐसी गुस्ताही करे। इतनी बार गुस्ताहियाँ की हैं, दिल करता है कि एक कमरे में बंद करके अपने तक महदूद कर लूँ मैं आपको। अच्छा मसलन क्या? वो मज़ीद करीब आ गया। आप उसकी पलकें रिमशा की पलकों से टकराने लगी। रिमशा ने आंखें बंद कर ली। मसलन को अब आप रहने दें। मैं बोलने लग गई इतना तो राहत हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई लड़की चला रही होगी तो आप भागेंगे उसकी मदद के लिए। क्या सुनना चाहती हो? वो उसके कान के पास होते हुए बोला। उसके गाल रिमशा के गाल से मिस हुए। रिमशा के गाल शर्म से लाल हो गए। सच? वो इस्तगी से बोलती उसके बाजू पे हाथ रखते हुए बोली, दिल रखने वाला सच या सच वाला सच? वो अब उसे छेड़ रहा था। दाऊद, वो अब तेज़ी से बोली, तुम होती हो सामने तो मैं अंधा और बहरा हो जाता हूँ। इर्द गिर्द कुछ दिखाई और सुनाई नहीं देता। ये दिल रखने वाला सच था या सच वाला सच? मैंने हकीकत बताई है। मुझे डर लगता है। अब सिकंदर चौंक उठा। मुझसे डर? ये कब से? हाँ, इस शिद्दत, इस दीवानगी, इस मोहब्बत से बहुत डर लगता है। मैं डरती हूँ दाऊद, हर पल, हर लम्हा। मेरा नाम क्या है? वो एकदम से उलझते हुए से देखने लगी। दाऊद, पूरा नाम क्या है स्वीटहार्ट? वो कुछ न बोली। मैं शेर दाऊद सिकंदर हूँ। मैं डेमन कापू हूँ। मैं सिकंदर भा हूँ। ये 3 लक़ब तुम्हारी शोहर किस बदौलत से मिले हैं? अपनी बेखौफी की वजह से। वो एक वाहिद खसूसियत है मेरे अंदर जिसकी बिना पर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, और तुम मेरी बीवी हो कर डर रही हो। खो जाएंगे मुझसे। वो इसके बच्चों वाले अंदाज पे उसे डांटे बगैर ना रह सकी। बच्चा हूँ मैं क्या, या फिर छोटी सी कोई चीज़ जो गुम हो जाऊँगा? डरूँ तो फिर मैं भी कि अगर तुम खो गई मुझसे फिर क्या कहोगी तुम? नहीं, मैं आपकी दस में होते हुए कैसे खो सकती हूँ? इस बात पे यकीन है? आप तो पागल हो जाएंगे। मर जाऊँगा, उसने ज़ोर देते हुए कहा। इसलिए डरना छोड़ दो। किस्मत अब इतनी भी बेरहम नहीं है रे। मैं अगर तुम्हारे पास ना हुआ। इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहता, रिमशा ने दहल कर उसकी बोलती बंद कर दी। नहीं होंगे, मेरे से कभी दूर नहीं जाएंगे, वरना मैं ख़त्म हो जाऊँगी। सिकंदर अपनी दीवानगी निछावर करने के बाद आहिस्तगी से बोला। तो फिर बस मिल गया ना जवाब? सिकंदर, नहीं तो रे भी नहीं। अगर कहीं खो भी गया तो रे की दुआएं हैं ना, मैं वापस आ जाऊँगा। उसने ज़ोरदार मुक्का
बैग को मारा। ये आखिरी पंच था। मारते मारते वो सोच की दुनिया में इतनी गुम हो गई कि उसने अंगुष्ठ के जख्म से खून निकलने लगा, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फ़ोन कॉल रिमशा, किसी की कान फ़ोन कॉल आई ही नहीं। क्या कह रही हो तुम? नहीं, वो कॉल आई थी। वो मार देंगे उसे। वो मार चुके होंगे। वो मर गए होंगे। नहीं, वो मार नहीं सकते। दाऊद नहीं मर सकते। दाऊद बच्चे थोड़ी हैं, ऐसे कैसे कोई उठाकर उन्हें मार सकता है? चीखना चिल्लाना, नाखून से उसको रोकने वाले वजूद को चीर देना, तोड़ फोड़ धाड़ा, रोना, हर सुई की चुभन। उसके बाद अंधेरा। ये अंधेरा बार बार हिस्ट्रिक हो जाने के बाद आखिर में छा जाता। वो चिल्लाते हुए एक बार फिर पांच मारने लगी। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था। जिस्म के हर कोने से ठेसें उठ रही थी। दिमाग और गर्दन का आधा हिस्सा बिल्कुल सुन्न था। वो बच्चा नहीं है, वो शेर दाऊद सिकंदर है। वो एक ही मिनट में अगले की जान निकाल सकता है। वो कैसे मर सकता है? नहीं, कोई उसे कैसे उठा सकता है? वो वापस आएगा। 3 माह हो गए रिमशा, अब तो खुद को तसल्ली देना बंद कर दो। कहीं अंदर से बोला। नहीं, वो ज़िंदा है। वो ज़िंदा है। वो ज़िंदा है। वो अब पागलों की तरह इस बैग को पीटते हुए बोली। मैं मर जाती, अगर वो ना होता तो मैं मर जाती। तुम क्या वाकई ज़िंदा हो रिमशा सिकंदर? वो एक बार फिर उसके अंदर से बोला। वो एकदम ताकत हो गई। उसकी तबीयत अजीब सी हो गई थी। नहीं, मैं ज़िंदा हूँ। मेरा दिल धड़क रहा है। मेरी सांसें चल रही हैं। मैं इस दुनिया में हूँ। वो भी होगा। उससे खड़ा होना महाल हो गया। वो घुटने का बल बैठ गई। देखा, मैंने कहा था वो मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। तुम झूठी हो, सब झूठे हैं। वो आ गया ना दाऊद। दाऊद, मिशी, मिशी ये क्या कर रही हो? मिशी, वो मिशी कहाँ से हुई? वो तो रे है, रे ऑफ सनशाइन। रे दाऊद, रे मिशी नहीं, रे। रमशा, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या किया तुमने अपने हाथों के साथ? किसी ने उसके हाथ थामे? नहीं, ये उसके हाथ नहीं थे। दाऊद, दाऊद, रिमशा, किसी ने उसे झंझोड़ा। उसने पलकें उठाना चाही, मगर हिम्मत जवाब दे गई। बस एक ही जुमला कानों में था, सिकंदर रिमशा से है और रिमशा सिकंदर से नहीं है। ठीक है, वो दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। मैंने बहुत बेहतरीन साइकाट्रिस्ट का बंदोबस्त भी किया, मगर कुछ हासिल नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरहा पाकिस्तान भी भेज देता सिक्योरिटी का इंतज़ाम करके, ताकि कम से कम इस माहौल से तो निकले। मगर आप ही को कौन संभालेगा? पहले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, ऊपर से उनसे और भाई से बात छुपानी पड़ी। अगर उन्हें सिकंदर के गायब होने की खबर और रिमशा की हालत का पता चले तो वो बेचारे तो उसे बोला ही नहीं क्या? अपने बड़े हुए बालों पे हाथ फेरते हुए उसने मुड़कर देखा तो रुक गया। वह दरवाजे के साथ लगी छोटी बिल्ली अपने बाप जैसी गहरी काली आंखों से बड़ी खामोशी से ताक रही थी। उसने जेब में अपनी गन ठूसी थी, जो तकरीबन निकल कर गिरने वाली थी। हाथों में उसने अपने बाबा की घड़ी पकड़ी हुई थी। पता नहीं हमेशा उसने पकड़ी होती थी, और कोई उसे वापस देने का कहता था तो घूरते हुए बोलती, ई माइन मी पापा वाची मी नो गिव। भाई, पापा की घड़ी अपनी अरू जान भला क्यों दे? उसकी इन बातों से खदात को पल याद आ गया, जब वो बखरू के साथ पूरे अम्मी अब्बू का किरदार निभाने की तैयारी कर रहे थे। खदात का कहना था कि आगे उन्हें मुश्किल ना हो तो उन्हें हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। इन दिनों सिकंदर ऑस्ट्रिया में था और रिमशा किचन में खाना बना रही थी, तो क्योंकि बख्तावर को तो खाना बनाना नहीं आता था और हदाद बेचारे को कुछ दिन तो छुट्टी चाहिए थी, इसलिए वह तीनों आदाद के ऑफिस में मौजूद ज़मीन पर बैठे अरू के साथ मसरूफ़ थे। रात सफ़ेद टी शर्ट और ब्लू जीन्स में मलबूस अपने बालों की 2 पोनियों को हिलाती अपने नाना को अपने मनपसंद खिलौने दिखा रही थी, और हदाद के दिए हुए खिलौने को मुकम्मल नज़रअंदाज वक्त सोफ़े के पुष्ट से टेक लगाए अपने कैंडल पकड़े स्टोरी के बजाय उन दोनों को दिलचस्पी से देख रही थी। नाना, यू होली जस्ट लाइक पापा ही छोटी। वो एक हाथ से खिलौने वाले गन को पकड़ना चाह रही थी ताकि अपने पापा का अंदाज नाना को समझा सके, मगर उसके नन्हे हाथों के लिए गन को संभालना मुश्किल हो गया, तो वो दोनों हाथों से पकड़े हदाद को बताने लगी, जो नई बारबी डॉल को दूसरे हाथ में पकड़े उसका ध्यान दूसरी जानिब दिला रहा था। अरा, इसको छोड़ो, ये देखो, ये इतनी प्यारी सी डॉल है, इसके साथ खेलते हैं। चलो इसके बाल बनाते हैं, ये इससे बातें करते हैं। अरहा ने चौंक कर नाना फिर उस बारबी को देखा। नाना, शी बोरिंग मी नो लाइकिंग देम। फिर एकदम ना अरहा को ख्याल आया। उसने सामने पड़े बैग से अपनी सिगरेट निकाली और मुंह में डाली। हदाद की आंखें फैल गई। ये आदमी अपनी बेटी को किन चक्रों में लगा रहा है? ये क्या मुंह में डाला है? अरहा, निकालो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बात कैसे छूट गई? वह हाथ बढ़ाकर अरहा के मुंह से निकालने लगा, तो अरहा खिलौने वाली सिगरेट निकाल कर पकड़ते हुए पीछे हुई। नो नाना, आई मीन नो शेरी सिगरेट। हदाद ने वक्त को देखा, जो कैंडल रख कर उनकी तरफ आई। सेवज नहीं, आपकी नवासी हदाद। देखो अरू जान, माना नहीं मम्मा, आपसे आपने इन्हें मम्मा बुलाना है। बेचारे लोग पूछेंगे बेटी कहाँ, बेटी फिर कहाँ है? इस तरह मेरा हैंडसम बुरा लगने लगेगा। अरहा बैठकर सिगरेट मुंह में डालने से पहले बोली, ही नाना, आप ही नो मम्मा।
हिदायत ने अपनी आंखें घुमाई। भाई बुलाओ, खुदा का वास्ता है। भाई बुलवा दो इसे, ये क्या उल्टी सीधे नाम सिखा रही हो। मम्मा के चक्कर में मम्मा बोलेगी लड़की, ऊपर से देखो इतनी सारी लड़कियों की चीज़ें लाया हूँ, इनकी तरफ देख ही नहीं रही। नहीं जी भाई, बुलाया तो बोलने लग जाएगी भा, और ये लकब मामा को सूट करता है, इसलिए आप मामा ही ठीक है। बोलो मामा, नाना, मोमा। ये मोमा नाना। अरहा ने हिदायत को देखा। बख्तावर ने एक बार फिर खसते हुए अपना सर हिदायत की बाजू पर टकाकर उठाया। नहीं, मैं भाई हूँ आपसे भाई। मेरी बेटी इससे 2 साल ही छोटी हो गई और उसकी दोस्त बनेगी तो नाना अरहा के मुंह से सूट नहीं करेगा। लेकिन ये तो हाला होगी आपकी बेटी की। क्यों अरहा, हाला बनने वाली हो क्या प्लान से भाई? नी हाला आपी। वो प्रिंसेस, ये खेलो वो दो मुझे, आप लड़का नहीं हो। नो नाना, मी टॉल यू मीन नो लाइकी डॉली। नहीं पसंद नाना, समझा करें, मैं कल की कापू हूँ। हदायत रहने दें, ये कहीं डोल से ना डरती हो। अक्सर बच्चे डर जाते हैं ना। ठीक है मेरी जान, आपकी लो अपनी गन। बस आप संजीदा हो गई और खुदा से डोल लेकर साइड पर रखते हुए मुस्कुराकर अरहा को उसकी गन देने लगी। ये डरेगी। बख्तावर आलम, अरहा दाऊद है, जूनियर भा, गन की शौकीन बच्ची गुड़िया से डरेगी। मैं बाद में बात करता हूँ नाना। उसने फ़ोन बंद किया तो अरहा बोली, नाना यू टॉक विद पापा। आपने पापा से बात की नाना? नहीं, आपके नाना, आपके नान चाचू थे, आपने चाचू से मिलना है। वो आगे बढ़कर उसे उठाते हुए प्यार करके बोला, पापा विद नान चाचू? क्या पापा नाना चाचू के पास हैं? नहीं, बेबी चाचू आपको मिस कर रहे हैं और बेबी मुर्तज़ा भी आपको याद कर रहा है। वो आपके साथ खेलना चाहता है। बट पापा, बस पापा 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 का गाना याद कर लिया मेरी बटर कप ने। उसने अरहा का ध्यान बटाना चाहा। या नाना, यूरे शाइनी पापा। बस अरहा मैडम शुरू हो गई और खुदा मस्जिद से घूमते हुए अपनी कॉफ़ी मशीन ऑन करके उसका गाना सुनने लगा और साथ में उसके साथ शुरू हो गया। दोनों नाना नवासी कम एक दूसरे के साथ मालूम हो रहे थे। इस वक्त एक दूसरे के गम बांटने वाले। एक अपने बाप से दूर था, दूसरा अपनी बीवी, अपनी ज़िंदगी से। दोनों का मसला ये था, वो बिछड़ने वाली शख्सियत बेइंतहा मोहब्बत करते थे। वो नाश्ते के टेबल पर बैठी टोस्ट पे जैम लगाए भाई का इंतज़ार कर रही थी, जो एक सेकंड के लिए सलाम करके बैठने ही लगे थे कि अचानक कॉल पे वो एकदम माजरत करते कमरे में चले गए। उसने भाई से जॉब का ज़रा जिक्र किया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रही थी। अजीब बात थी, मगर कॉलेज जिन्होंने बताया था कि वो इसके एक्सीडेंट से पहले बेहतरीन दोस्त थे, वो इस जॉब के लिए हर हाल अप्लाई करेंगे। वक्त अभी भी उनसे राब्ते में थी और वो उससे मिलने के लिए गुज़श्ता 3 महीनों में 4 दफ़ा आ चुके थे। करीनी लौना से भी बात होती थी, मगर कुछ था जो अधूरा सा लग रहा था, एक मिसिंग पजल। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत कुछ मिसिंग था। कभी कभी भाई बेहद अपने से लगते थे, लेकिन न जाने क्यों ये रिश्ता, ये ताल्लुक़ उनके साथ वो नहीं सोच पाती थी। हत्ता कि भाभी कहती थी कि आप ही बुलाओ, और यह लकब जचता था उन्हें। जैसे लगता हाँ शायद हादसे से पहले इन्हीं इसी नाम से बुलाती थी, मगर वो कह क्यों नहीं पाती। ऐसे मामलों में वो उलझ और झिझक क्यों रही थी। खैर कोलो शो ने बताया वो शख्स बहुत अच्छा है। वो इसकी जॉब के मुताबिक काबिल ना होने के बावजूद भी उसे रख लेगा। वो बस मेहनती और नज़्म ज़ब्त का पाबंद हो। दूसरा, वो दिमागी लिहाज से भी अच्छा डॉक्टर था। इस तरह वक्त की इस मामले में बहुत मदद हो सकती है। वक्त के 2 साल थे कि फिर भी वो ऐसे कैसे रख सकता है। तो शो ने उसे तसल्ली दी, वो रखेंगे, एक बार वो जाए तो सही। वो प्रोफेसर बहुत अच्छा है और उनकी खातिर वो उसे रख भी लेगा। वाकई भाई की तशवीश तो उन्हें बिल्कुल एतराज़ नहीं होगा। वो तो चाहते ही है कि बस घर में ऐसे डिप्रेस ना बैठे रहे, बल्कि अपने आप को मसरूफ़ रखे। भाभी से तो बात कर चुकी थी, उन्होंने उसे तसल्ली दी कि भाई से उसके बारे में थोड़ी बहुत बात हुई है, बेफिक्र रहो, वो तुम्हें आज छोड़ेंगे। उसने वक्त देखा तो अभी 1 घंटा पड़ा हुआ था, लेकिन अजीब सी बेचैनी थी। वो अब घर से निकलना चाहती थी, वो किसी भी हाल में लेट नहीं हो सकती। भाभी मैं चलती हूँ भाई से, मैं खुद। वो एकदम कहते हुए चुप हो गई जब खुनान कमरे से बाहर आया और बहुत उजलत में दिखाई दे रहा था। मैं ज़रा ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 1-2 घंटे के अंदर वापस आ जाऊँगा। दरीना एकदम खड़ी हो गई। मैं भी चलो, मुर्तज़ा को खुनान का आज इंटरव्यू है। अना ने एकदम दरीना के कहने पर बख्तावर को देखा, जो पहले दरीना को देख रही थी और अब खुनान को।
कहा था। वो कहाँ पर इंटरव्यू है तुम्हारा? नहीं भाई, अगर एमरजेंसी वाली बात है तो आप और भाभी जाए, मैं मुर्तज़ा को देख लूँगी। वो तो एकदम इनकारी हो गई। वैसे भी इतनी बड़ी जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलनी थी, तो ख्वामखा उसे खुदगर्जी दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। कोई इमरजेंसी नहीं है तरीना, तुम घर पर रहो और वक्त में मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, मैं संभाल लूँगी मुर्तज़ा को। वक्त आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ा। दो टोक लहजे में कहा था। वह सीधा मुर्तज़ा के पास आया, उसके गाल पर प्यार करता। उसने दरीना के गाल खोले से खींचकर उसे आंखों से तसल्ली दी कि वो परेशान ना हो। वह जो बात भाई इनकार नहीं सुनेंगे। हुनान सीधा दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया तो दरीना अपने आंसू को रोकते बात से बोली। बात ना चाहते हुए भी शर्मिंदा हो गई, मगर कुछ कहे बिना उसने अपना बैग और फाइल उठाई और मुर्तज़ा और दरीना से मिलकर वो लिफ्ट की तरफ बढ़ी जहाँ हुनान खड़ा था। वो निकले तो उसे खाने के साथ मेडिसिन दे दीजिएगा। मैंने उसके हाथों में मरहम लगाने की कोशिश की थी, मगर उसने शोर करना शुरू कर दिया। ये एयरबॉक्स पड़ा है, आप पूछना कि आप लगा दें। अगर गुस्से से इनकार करती है तो खामोशी से रख दीजिएगा। अभी हुनान साहब आएंगे, उनको बताइएगा, वो हैंडल कर लेंगे। और प्लीज़ आप इसे 5 मिनट तक नज़रअंदाज कीजिएगा। बहुत ट्रगर हुई है, मैं नहीं चाहता वो आपको किसी भी तरह से हर्ट करे। वो इस वक्त न्यू ब्लू सूट मलबूस अपनी घड़ी पहनकर हाउस के मिसेस ब्राउन को हिदायत दे रहा था, जो 50 बरस की एक सोबर और मेहनती बेवा थी। खुदा की बात बेहद खामोशी से सुनते हुए सर हिलाते हुए बोली। बेफिक्र हो जाए मिस्टर अजीम, मैं उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, मगर अगर बच्ची ने खाना खाने से इनकार कर दिया तो मुझे बस इसी हवाले से परेशानी है, वरना दवाई ऐसे तो नहीं दे सकती। बच्ची अपना ख्याल रखना जानती है, उसकी फ़िक्र करना छोड़ दें तो सबके लिए बेहतर होगा। मैं कोई बेबी नहीं हूँ। हदाद के माथे पर बल आ गए। घूमकर वो उसे देखने लगा, जो ब्लैक जीन्स के ऊपर लॉन्ग ब्लू स्वेटर शर्ट में मलबूस, गले में ग्रे सिल्क का स्कार्फ डाले वो अपना बैग पकड़े कहीं जाने को तैयार थी। हदाद उसके खुलिए को सर तापा देखने लगा, फिर उसकी नज़र उसके हाथों पर गई जहाँ पे उसने काले रंग के ग्लव्स पहने हुए थे। जख्म दिखाने का ये अच्छा तरीका ढूंढा है उस लड़की ने। जेबों में हाथ डाले वो उसको देखने लगा, जिसकी आंखें बिल्कुल बेरंग और खाली थी, मगर चेहरे पे एक अजीब सी हठधर्मी और बगावत का रूप चमक रहा था। कहाँ जा रही हो? वो बेहद संजीदगी से पूछता उसके सामने आया। वहीं जहाँ मुझे नॉर्मल रखने के लिए आप सब ज़बरदस्ती भेजते हैं। हदाद 1 मिनट के लिए तो उसकी बात पे चुप हो गया, मगर वो जानता था वो यहाँ से फ़िलहाल भागना चाह रही है। जब भी वो फाउंडेशन जाने को तैयार है, जहाँ उसे भेजने के लिए सबको जतन करने पड़ते हैं। आज तुम वहाँ नहीं जाओगी, फजर से मेरी बात हो गई थी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, घर पे आराम करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस दिन ठीक नहीं होती तो सब मुझे घर से बाहर फेंकने को तैयार होते हैं। आज जब मैं अपनी मर्ज़ी से जाने को तैयार हूँ तो मुझे आप रोक रहे हैं। तुमने अपने हाथ जख्मी किए हैं रिमशा, तुम बेहोश हो गई थी। इसके बाद मैंने जैसे ही तुम्हारी कलाई थाम कर तुम्हें चेक करना चाहा तो मैं अचानक बेदार हो गई। तुम मुझे खौफजदा सी तकते हुए चिल्लाकर मुझे दूर रहने को कहने लगी। तुम्हें लगता है इस हालत में तुम्हें कहाँ पे भेज सकता हूँ, जहाँ पे तुम ये भी भूल गई कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। हाँ, ऐसे बाहर छोड़ आऊँ, न जाने तुम पागलपन में क्या कर बैठोगी। पागल हूँ तो पागल खाने क्यों नहीं छोड़ आते मुझे। सबने अपनी कंडीशन पे मुझे पागल या नॉर्मल क्यों समझा हुआ है। मैं जब कह रही हूँ कि मैं ठीक हूँ और काम पे जाने को तैयार हूँ तो आप कहते हैं मैं पागल हूँ। बेहतर है मामू मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ठीक है, नाश्ता करके दवाई खाओ, फिर ले जाता हूँ, बल्कि तुमसे मिलने कोई आ रहा है, वो तुम्हें छोड़ देगा। रिमशा ने नासमझी से हदाद को देखा। वो बेहद आम से लहजे में उसे कहता सोफे की तरफ बैठने का इशारा करता है। मुझे भूख नहीं है रिमशा, मैं तुम्हें आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ नाश्ता करो, नहीं तो इस घर से एक कदम भी नहीं निकालोगी तुम। और मैं जब सख्ती करने पर आ जाता हूँ तो उसके बाद मैं ये नहीं देखता कि मेरे सामने कौन है। आप मेरे अब्बू नहीं हैं। अगर इस वक्त मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ और अगर आज भाई को अपनी बेटी के हाल और दूसरी हरकतों का अंदाज़ा हुआ ना तो वह दुख से निडाल होंगे ही, मगर साथ ही तुम्हें भी अच्छी तरह सीधा करेंगे। इसलिए बेहतर है मेरे हाथों सीधा हो जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जब कभी वो माँ बाप का जिक्र करके रिमशा के सामने करता था तो एक अजीब सी बेबसी रिमशा के चेहरे पर आ जाती थी। एलेक्स को अरहा नीचे लाया तो खुदा ने एलेक्स को बाहर जाने का इशारा किया। वो नहीं चाहता था इस वक्त मिशी और रूह का सामना हो। वो मिसेस ब्राउन को नाश्ता लाने का कह कर सीधा सामने पड़े टेबल से एड बॉक्स उठाता रिमशा के पास आया। ग्लव्स उतारो। वो अब किसी तरह से इनकार सुनने को तैयार नहीं था। रिमशा ने अपने चेहरे से हाथ उठाकर उसे देखा, जिसकी घनी दाढ़ी और लंबे बाल कंधे को छूकर उसको पुरानी झलक दिखाई दे रहे थे। हल्की सी पौनी हदाद की बन सकती थी। उसने वक्त के जाने के बाद से बाल ही कटाना छोड़ दिया। वो फिर से अपने पुराने हुलिये की तरफ आ रहा था। हदाद के बाल बड़े ही तेज़ी से बड़े थे। एक दिन आने मजाक में कह रही थी कि चाचू ऐसा क्या करते हैं आप कि आपके बाल इतनी बड़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं।
हम तो सालों से जतन कर रहे हैं, लेकिन इतने सिल्की और तेज़ी से बाल इसके नहीं बढ़ते जितने मामों कि कुछ ना करने पे बढ़ जाती हैं। वक्त ने ये बात शादी के बाद नोट की थी कि अगर खुदा 2 हफ्ते के अंदर अंदर बाल ना कटाए तो उसके बाल बड़े हो जाते हैं। हुनान का कहना था कि उसका वीकेंड्स के साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ रहा होगा। वक्त की ख्वाहिश पूरी हो गई थी, मगर वही बात ना वक्त ये सब देखने के लिए यहाँ मौजूद नहीं थी। अचानक ही वक्त का ख्याल आते ही उसे मामू पे बेइंतहा तरस आया। वो भी तो दूर है अपनी मोहब्बत से, वो भी तो इस सफ़र में उसके साथ मौजूद है, अपने हमसफ़र के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मोहब्बत बिछड़ने से ज़्यादा अगर आपकी मोहब्बत आपको भूल जाए और आपको पहचानने से इनकारी हो जाए तो वो बात ज़्यादा तकलीफ होती है। उसकी आंखें जलने लगी। हदात उसके कुछ कहे बगैर उसके ग्लव्स उतार चुका था और उस जख्म को देखते हुए एंटीसेप्टिक निकाल कर उससे कुछ कह रहा था, मगर वो होश में होती तो कुछ सुन पाती। वो कहाँ पे है? हदात एहतियात से उसके जख्मों पर मरहम लगा रहा था। एकदम उसके सवाल पर चुप। उसे लगा वो सिकंदर का पूछ रही है, वही हमेशा की तरह बच्चों जैसे सवाल जिसका उसके पास कोई जवाब ना था। अरहा होती तो उसे किसी तरह संभाल लेता, मगर सामने वो रही थी सिकंदर की रे। कोई भी दिलासा, कोई भी तसल्ली बेकार थी। कम से कम 3 महीने बाद अब ये उस बात उसे कहनी पड़ रही थी। मुझे नहीं पता, मगर मैं उसने उसकी बात काटी। आपने उसे भी ढूंढना छोड़ दिया। चलें उसको तो छोड़ देते, वो कौन सा आपको कुछ लगता था, मगर वो तो आपकी मोहब्बत है, उसे भी क्यों छोड़ दिया? वो वक्त की बात कर रही थी। दिल में एक अजीब सी होप थी। उसे कब छोड़ा था? वो कब बोली थी? जब कभी वो आईने में अपना अक्स देखता था तो यही आवाज़ मीठा रस कानों में घोला करती थी। सोता था तो बंद आंखों में उसकी शरारती मुस्कान उभर कर उसके जलते दिल में आसूदगी बढ़ती थी। उठने से पहले लगता था उसके मम्मी छोटे हाथ उसके चूड़े कंधे को ज़ोर से नोचे जोड़े उसे बेदार करने की जतन करते हैं, और वो उठ जाता था हमेशा की तरह। नखरे करती वक्त को सख्ती से डांटने के बजाय वो किसी तड़पते आशिक की तरह उठ जाता था, मगर वो यहाँ पे नहीं होती थी, वक्त नहीं होती थी। जबरे सख्ती से पीछे उसने बेहद आहिस्तगी से कहा, वो छोड़कर गई है, मैं तो यहीं हूँ। फिर वो अपने काम में लग गया। रिमशा ने अपने हाथों को देखा तो खींचना चाहती थी, तो वो क्यों छोड़ गया? वो तो मरता और जीता था मुझ पर। अब वो दोबारा से सिकंदर की तरफ आ गई। ये मसला तो मुल्ला के हवाले क्यों नहीं कर देती? अब रिमशा रुक गई। उसकी आंखों में सख्ती आ गई। उसने हाथ ज़ोर से खींचे। मिसेस ब्राउन नाश्ते की ट्रे लाई और सामने रखी। मैं गुनहगार हूँ मामू, और अल्लाह गुनहगारों की नहीं सुनता। वो नाराज़ है मुझसे, वो राज़ी ही नहीं हो रहा, और आप कहते हैं कि अब उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सांसें अजीब से जज्बात के तहत फूलने लगी। हदात कुछ कहने लगा जब किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। रिमशा अपने आंसू साफ करती यहाँ से जाने लगी जब किसी को देखकर रुक गई। देखा तो ब्लू पैंट और ऑफ वाइट शर्ट के ऊपर हरी स्वेटर में मलबूस खुनान उसे हदात को देखता हुआ बोला, तुम काम पे जा रही हो? खुनान से वो शदीद खाइफ थी, मगर वो खुनान से कुछ कहा नहीं करती थी, ना गिला न शिकवा न सिकंदर का पूछना। उसे लगता था सिकंदर का अगवा होना सपने नेमत ही जाना एक बोझ था उनके सर पे जो छूट गया। सबसे ज़्यादा तकलीफ उसे खुनान के रवैये पे हुई थी। वो तो उसका जिगरी दोस्त था, उसका भाई सगू से बढ़कर भी वह सिकंदर के लिए साबित हुआ था, मगर वो अब इतना बेबस क्यों हो गया था? बिन कहे वह जाने लगी कि खुनान उसके रास्ते में हायल हो गया। मुझे देर हो रही है। ज़मीन को घूरते हुए वो देसी से बोली, फराद भाई आपको देर हो रही होगी काम पर। अरहा को डे केयर सेंटर भी तो छोड़ना है, मैं रिमशा को ले जाऊँगा। वो दो टोक लहजे में कहता रिमशा को देखकर जाने लगा। जब फराद बोला, उसने खाना भी नहीं खाया। मुझे बहुत भूख नहीं है, मैं चलती हूँ। उसे तब चढ़ी। ठीक है, वैसे भी तुम बहादुर हो, एक वक्त खाना नहीं खाया तो क्या होगा? सही कह रही है फराद भाई, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? जिसे फ़र्क पड़ना चाहिए उसकी परवाह नहीं है, तो हम क्या चीज़ें। और रिमशा तुम्हें छोड़ आओ। रिमशा को लगा हुनान ने उसके मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ मारा है। उसे परवाह नहीं है सिकंदर की, उसे नहीं तो फिर किसे है? उसने घूमकर तेज़ी से टेबल की तरफ आई, जूस का गिलास उठाया, एक घूंट में पी डाला और दूसरे टोस्ट में अंदर डालकर उसे टूसने लगी। हदात के चेहरे पर उसकी हरकत पे अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने हुनान को देखा तो उसकी आंखों में उदासी थी। उसने टोस्ट में गल कर दवाई उठाई और पानी पीकर वो अपने हाथों की पोस्ट से साफ़ करने लगी। हदात ने उसे रोका। ये लो टिशू। उसने टिशू बॉक्स उठाया और उसे दिया तो बदजंगली ही बन गई थी। उसने टिशू निकाला और होंठ साफ करके वो उठी। खुनान के रास्ता देने पर वो चली गई। खुनान बिन कहे जाने लगा जब खुदा ने रोका। प्लीज़ आइंदा सिकंदर के हवाले से ताना मत देना, वो सहन नहीं पाएगी। खुनान ने अपने चेहरे पे हाथ फेरा और उसके क्लीन शेव चेहरे पे हल्की सी शेव निकल आई थी। मुझे भी पता है हदात भाई कौन सी बात किस वक्त इस्तेमाल करनी है इस लड़की को सीधा करने के लिए। मैं कभी भी उसे जानबूझ के तकलीफ नहीं दूंगा। आपको देर हो रही होगी, मैं चलता हूँ। मालिक मुझे सब्र दे, मेरी मुशी को जल्द ठीक कर दे। वो इस वक्त कॉलेज के लॉन में मौजूद फाइल पकड़े दूसरे बिल्डिंग की तरफ जा रही थी। हुनान भाई ने अपनी तेज़ ड्राइविंग की बदौलत उसे बेहद जल्दी ड्रॉप कर दिया था। उसे उलझन हुई, मगर खुद को तसल्ली भी दी कि एक तो उसे आराम से छोड़ दिया, ऊपर से क्या पता उसके जल्दी आ जाने पर वो प्रोफेसर भी इम्प्रेस हो जाए। कॉलेज पे इक्का दुक्का स्टूडेंट नज़र आ रहे थे।
मेड स्कूल को देखकर उसे बड़ा अजीब सा एहसास हुआ था। मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है, मगर मामा वो तो बस किसी तरह मुझे बनाने के चक्कर में है। डॉक्टर, उसने अपना सर झटका। ऐसा लगता था उसके अंदर का दिल और दिमाग दोनों इससे मुखातिब हुए थे। दिल कुछ और कहता था, दिमाग कुछ और। या अल्लाह, मैं कुछ गड़बड़ ना करूँ प्लीज़, मुझे होश और खवास में रखना। वो सीधा रिसेप्शन में जाकर प्रोफेसर अजीम के बारे में पूछने लगा, जिस पर उसे सर तपा देखता गया। फिर उससे पूछा गया कि क्या प्रोफेसर अजीम से कोई अपॉइंटमेंट ली थी आपने? मैं उनसे मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट लूँगी। अच्छा, ये कौन बोल रहा था? जी, मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। उनकी असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो बंदी सर हिलाकर बोली कि आप जल्दी आ गई, अभी सर पहुँचे ही नहीं है। उनका लेक्चर 9:30 बजे है, तो कुछ देर में आते होंगे, तब तक वो उनका इंतज़ार करें। उनका ऑफिस किस फ्लोर पे है? साइन करने तो इसी बिल्डिंग में आते हैं, मगर ब्लॉक बी की तीसरी मंजिल पे उनका ऑफिस है। ओके, थैंक यू। इधर उनके इंतज़ार में खड़ी रही तो फिर हो गया काम मेरा। मैं सीधा तीसरी मंजिल में जाकर उनका वेट करती हूँ। क्या पता मेरा ध्यान ही ना रहे। लेकिन अगर वो ऑफिस के बजाय सीधा लेक्चर रूम में चले गए, नहीं इंटरव्यू तो लेंगे ना। वो आप बाएं जाने की तरफ जाती खुद से मुखातिब हुई। पार्किंग एरिया में काली फाइट रोक। उसने बैक मिरर से उस गुड़िया को देखा जो चाइल्ड सीट पे बैठे अपने जूते के बक्कल को ठीक कर रही अपने आप से लगी हुई थी। रेडी अरूर जान? उसने अपने ग्लासेस उतारते मुस्कुराकर अरहा से कहा, जो नाना को देखकर मुंह फैला चुकी थी। नाना, मे विल गेट बोर। ईगल्स नो लाइक मी। क्यों नहीं पसंद करेंगी मेरी बेटी को? मेरी बेटी इतनी प्यारी है। वो जलस होती हैं अरू। मी नो वाना गो मम्मा नाना। अरहा ने अपने होंठ को आउट करके नाना से मुखातिब हुई। खदाद हंसते हुए अपने बैग पकड़ गाड़ी से निकाला और पीछे का दरवाज़ा खोलकर रहा कि बेल्ट खोली। फिर उसे अपने एक हाथ से गाड़ी से निकालते हुए उसके गाल चूमकर बोला, मैं कौन हूँ अरू? नाना नहीं भाई, हदी भाई। देखो इतना हसीन आदमी भला अरहा का नाना हो सकता है? नो यू नो हदी भाई, यू बैड नाना, यू लीव मी अलोन। हदाद के दिल को कुछ हुआ। रहा बहुत ज़्यादा हसास थी, मगर वो सिकंदर हदीद की बेटी भी थी, मजबूत, बहादुर, सब्र वाली। नाना को ऐसे बोलोगी अरू जान तो नाना कुकीज़ नहीं खिलाएंगे। नाना को देर हो रही है, आपको छोड़कर मैं सबको पढ़ाकर आता हूँ, फिर कहीं चलेंगे। और हाँ, मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। एक बच्ची एक शख्स का हाथ थामे दूसरे में आइसक्रीम पकड़े डैडी डैडी लगी हुई, जबकि डैडी किसी से मुखातिब होते हुए से भी देख रहे थे। वो बड़े गौर से उन्हें देखने लगी। उसके डे केयर सेंटर में जितने भी बेबीज़ थे, सब के मम्मी डैडी आते थे, बस उसके सिर्फ नाना या जाई। ज़्यादातर वो अब नाना के साथ ही होती थी। मम्मी तो हर वक्त गुस्से में या सैडनेस में उसका दिल अक्सर दुखा जाती थी, या फिर उसे नज़रअंदाज कर देती थी। और पापा वो क्यों नहीं आ रहे, वो आएंगे भी या नहीं? नाहुन को होंठों तक लेकर जाते हुए वो देखती रही, जब तक वो दोनों नज़रों से ओझल नहीं हो गए। पापा, उसने एकदम झहक कर कहा। हदाद के कदम एकदम फ्रीज हो गए। उसने इर्द-गिर्द देखा, फिर अरहा को नाखून चबाते हुए देखकर पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर बिना कुछ कहे उसे लेकर मेन बिल्डिंग की दूसरी जानब एक छोटी सी बिल्डिंग की तरफ बढ़ा। उसे नीचे तक उतारा। जब उसने फिंगर स्किन करके अंदर दाखिल होना था, जब दरवाज़ा खुल गया तो वह अरहा का हाथ थामे सामने दाएं तरफ कमरे की तरफ आया और दरवाज़ा खोला। जाओ अरहा, मज़े करो। अरहा उंगली थामे नाना को देखने लगी। इस मासूम की आंखें देखकर खदाद को न जाने क्यों रोना आया। झुककर उसे गले लगाते हुए उसके माथे पर प्यार किया। गो माय टाइगर, पापा को बताना है ना कि अरू काबू बन सकती है। या मी वाना बी लाइक पापा काबू एंड जूनी भा। तो फिर वो बनने के लिए तो टेस्ट पास करना होगा। जाओ इंजॉय करो एग्ज़ाम के लिए। अब अगर मज़े ना किए तो पापा फिर नाराज़ हो जाएंगे। नो नो नाना, मे विल डू इट। नो टेल पापा। हदाद की हंसी छूट पड़ी। यहाँ तो कम से कम नाना ना बोलो हदी भाई। क्या हूँ मैं? बट यू लुक लाइक नाना। अपनी आप ही की तरह सुधरोगी नहीं? चलो जाओ। ओह, छोटी सिपाही आई है, आज वो सब आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। रहा उनसे कुछ कहने लगी। हदाद उस सेंटर से बाहर निकला और मेन बिल्डिंग जाकर साइन करने रिसेप्शन की तरफ आया। वहाँ पे पहुंचकर गोविंद ने बताया कि एक लड़की इंटरव्यू के लिए आई है। तो हदाद अजीम चौंक उठा। कौन थी? नाम बताया। ओह सॉरी सर, जहन में नहीं रहा पूछना, मगर आपका पूछ रही थी। हदाद एकदम सोच में पड़ा। ओके, क्या मेरे ऑफिस की तरफ गई है? जी शायद। लिफ्ट के खराबी की वजह से उसे सीढ़ियों के ज़रिए जाना पड़ा। इतना गुस्सा आया कि हद नहीं। अभी उसे गड़बड़ लग रही थी। पता नहीं आगे भी उसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा। आसपास से तेज़ी से बेशुमार स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ पहुंच रहे थे।
वो इतने लोगों को देखकर बहुत आहिस्ता हो गई। तीसरी मंजिल की तरफ पहुंचते हुए उसे कम से कम 15 मिनट लग गए। वो भी किसी से प्रोफेसर अजीम के ऑफिस का पूछने लगी, तब किसी गहरी आवाज़ सुनकर साकत रह गई। कोई कैंडिडेट आया है। उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी सूट में मलबूस बालों को पौनी बनाए आई साइड ग्लासेस पहने किसी से मुखातिब था। किससे ये नज़र नहीं आया क्योंकि उस शख्स को देखती ही हर तरफ धुंध छा गई। हदात ने एकदम उसकी तरफ देखा तो सामने प्रोफेशनल सूट में मलबूस खड़ी उस लड़की को देखकर वो एकदम साकत हो गया। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, प्लीज़ उससे शादी ना करें। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मेरा दिल गवारा नहीं करता मेरा मुहाफिज ऐसे घुटने के बल मेरे सामने झुके। बख्तावर, उसके दिलों से आवाज़ निकली, ये आंखें, ये आँख, ये सफ़ेद आँख, ये आँख, ये तो उसे हर जगह बांट करती थी, हर जगह हांट करती थी। वो एकदम पीछे हुई। हदात के कदम बेताबी से आगे बढ़े। बख्तावर, लबों ने एक बार फिर बिना आवाज़ के उसे पुकारा। बख्तावर के दिल में अजीब सा दर्द जागा। ये आदमी, वो उसे जानती थी मगर आप सर से भी ठेस उठी। क्यों आखिर क्यों आपने ऐसा किया? मैं तो आपसे मोहब्बत करती थी। हर शय जैसे थम सी गई, बस चल रहे थे तो खुदा वक्त के कदम और धड़कनों का शोर। खुदा उसके सामने आया। वक्त ने आंखें खोली। बस अब सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद के दिए जलने लगे। वो मोड़ काटते हुए उसे देखने लगा जो हाथ गाल पर टिकाए बाहर के नज़रों में कहीं खोई हुई थी। वो पहले भी इतना बोला नहीं करती थी, ऊपर से सिकंदर के ट्रम्पलिंग ने उस पर इतना गौर करने दिया था। अजीब आदमी था वो भी, वो उसकी छोटी बहन की तरह थी। उसे सिकंदर से ज़्यादा उस लड़की के लिए बेहद दुख था।